हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पीपीबी है ना, ये सब्जेक्ट इसका जो पेपर है वो सबसे पहले आपका होगा। आईआईएफएस के बाद में पीपीबी का आपका पेपर होगा। सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। एंड एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अब आने वाली क्लासेस में मैं आप सभी को ये भी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूंगा कि एग्जाम में किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं पीपीबी के। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का जो डेमो है वो देने वाला हूं, ठीक है। एंड टॉपिक का नाम रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल। जो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज हैं इंडिविजुअल के लिए, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा गया है यहां पर कि इवेल्युएशंस ऑफ द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया, और उसको लेकर 4 स्टेटमेंट हैं। और फिर आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगी। तो चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर फाइंड करेंगे इसमें से कौन सी करेक्ट है। एंड फिर यहां पर 4 ऑप्शन हैं ABCD, फिर उसमें टिक करेंगे, उसमें आंसर निकाल लेंगे हम। तो भाई आप लोग पढ़िए यहां पर पहली स्टेटमेंट। चलो मैं भी आपके साथ साथ पढ़ते रहता हूं यहां पर। तो फेमा, इंडिया के अंदर जो फेमा है, फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947 वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया एंड रिप्लेस बाय ए मोर कम्प्रीहेंसिव एक्ट इन 1973। उसके बाद में फेमा वाज एनेक्टेड टू रिप्लेस फेरा इफेक्टिव फ्रॉम 1st of June 2000 to align with World Trade Organization framework. Third, under FEMA, offense related to foreign exchange were classified as criminal offense and similar to those under FIRA, Foreign Exchange Regulation Act. FEMA relaxed control on foreign exchange and facilitated external trade transaction in India. तो कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट है। तो अगर आप में से किसी ने लास्ट टाइम एग्जाम दिया होगा तो आप देखेंगे इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस लास्ट टाइम एग्जाम में आए थे। चलिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, यूनिट नंबर 8, मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर। तो आंसर हो जाएगा जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम पर फेरा 1947 आया था। इंदिरा गांधी जी ने उसमें बड़ा चेंज किए थे, ठीक है, 1973 में। फिर उसका नाम फेरा 1973 पड़ा था। फेमा जो फेमा है उसने फेरा को रिप्लेस किया यहाँ पर 1st of June 2000 को, दैट इज करेक्ट। क्योंकि हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने जो ट्रेड फैसिलिटीज है उनको बढ़ाना था। उसके बाद में फेमा में जो भी यहाँ पर ऑफेंस है, ठीक है, वो सिविल ऑफेंस में आता है। फेमा में सिविल ऑफेंस में आता है और जो फेरा है उसमें क्रिमिनल ऑफेंस उसको कंसीडर किया था। तो फेरा में पहले क्रिमिनल ऑफेंस था जिसको फेमा में फिर सिविल ऑफेंस बनाया गया। तो यहां पर ये ऑफेंस को लेकर गलत है स्टेटमेंट। फेमा रिलैक्स कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज एंड एक्सटर्नल ट्रेड ट्रांजेक्शन इन द इंडिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। जो रॉन्ग है आपकी वो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। तो इसमें हम टिक करेंगे ए के ऊपर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज फेमा ऑफेंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंस। फेमा में सिविल ऑफेंस होता है और वहीं पर जो फेरा है फेरा में क्रिमिनल ऑफेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। टू परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम दी पब्लिक अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 स्टेटमेंट है यहां भी। तो फेमा के अंडर
है ना, जब भी यहाँ पर फॉरेन करेंसी को परचेज करने की बात आती है, किससे, पब्लिक से, तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो भी यहाँ पर ऑथराइज पर्सन है एंड देयर फ्रेंचाइजीज कैन परचेज फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ट्रेवलर चेक्स फ्रॉम चेक ओनली फ्रॉम रेसिडेंट्स। सेकंड कहता है पेमेंट इन कैश इन इंडियन रुपी फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स एंड और ट्रेवलर चेक परचेज फ्रॉम इंडियन पर्सन इज permitted up to $2,000 or equivalent per transaction. थर्ड कहता है सेल ऑफ इंडियन रुपीज टू फॉरेन टूरिस्ट विजिटर अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इज परमिटेड। फोर पेमेंट टू रेसिडेंट कस्टमर फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स एंड और ट्रेवलर चेक परचेज कैन बी मेड ओनली थ्रू अकाउंट पेई चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, डी 1, 2 and 4। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी 3 और 4 नंबर की स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 3 नंबर की स्टेटमेंट हमारी सही है एंड 4 नंबर की जो स्टेटमेंट है वो सही है कि सेल ऑफ इंडियन रुपीज टू फॉरेन टूरिस्ट एंड जो विजिटर है अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, वो परमिटेड है। दूसरा पेमेंट टू रेसिडेंट कस्टमर फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स ट्रेवलर चेक परचेज कैन बी मेड थ्रू दी अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट, इसके थ्रू ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जो ऑथराइज पर्सन है एंड उसकी जो फ्रेंचाइजी हैं कैन परचेज फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ट्रेवलर चेक ओनली फ्रॉम रेसिडेंट्स। तो ओनली फ्रॉम रेसिडेंट्स यहाँ पर गलत यूज कर दिया। तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो ऑथराइज पर्सन है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, वो एक्सचेंज प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ऑथराइज पर्सन है और उसकी जो फ्रेंचाइजी है वो यहाँ पर फॉरेन करेंसी नोट्स, ठीक है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों से परचेज कर सकते हैं। और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज तो पेमेंट इन कैश इन इंडियन रुपीज फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर चेक परचेज फ्रॉम द रेसिडेंट पर्सन इज अप टू $2,000 और इक्विवेलेंट पर ट्रांजेक्शन। तो यहां पर ये सेकंड वाली स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि पेमेंट इन कैश इन इंडियन रुपीज फॉर फॉरेन करेंसी नोट्स या ट्रेवलर चेक परचेज फॉर द रेसिडेंट पर्सन इज परमिटेड अप टू $1,000 या इक्विवेलेंट। वो $2,000 नहीं है ना। अगर कैश में परचेज करना है तो $1,000 तक ही परचेज किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। $2,000 कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कैश में अपने घर में रख सकता है, अपने घर में होल्ड करने की लिमिट है $2,000, है ना, कैश में। लेकिन जब यहाँ पर एक्सचेंज कराने जाएगा तो उस टाइम पर कैश में करवा सकता है यहाँ पर अप टू $2,000, अप टू $1,000, $1,000 हो जाएगा। तो 2,000 की जगह कितना होना चाहिए यहाँ पर, जो 2,000 मेंशन किया गया है 2,000 रॉन्ग है यहाँ पर, इसकी जगह कितना होना चाहिए, $1,000 करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, तीसरी सही है, चौथी सही है स्टेटमेंट। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। रिगार्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। अगर मैं किसकी इनवर्ड रेमिटेंस की बात करूं, किसमें, फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बात करें यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, है ना, वो देखेंगे। तो इनवर्ड रेमिटेंस रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ मनी मेड फ्रॉम ए कंट्री टू एनी फॉरेन कंट्री। सेकंड, ट्रांजेक्शन फॉर इनवर्ड रेमिटेंस इज इनिशिएटेड इन receipt country by the person making the remittance.
थर्ड, inward remittance to India are usually made by non-resident Indian primarily to support their families. 4. Inward remittance to India are not used for business and investment purpose. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट है? तो ऑप्शन ए कहता है यहाँ पर 1 and 2 ओनली, बी 3 and 4, सी 1, 2 and 3 ओनली, डी कहता है 3 ओनली। इनमें से किसके ऊपर टिक करें? सॉरी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है आपको। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी, है ना, डी हो जाएगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर। अच्छा, वहीं पर अगर हम सबसे पहले बात करें, पहली स्टेटमेंट फेमा में इनवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होता? इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है जो पैसा किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया है ना, जो पैसा किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया है उसे यहां पर इनवर्ड रेमिटेंस कहते हैं यहां पर। तो उसको लेकर है, पहली स्टेटमेंट कहती है कि इनवर्ड रेमिटेंस रेफर टू ट्रांसफर ऑफ मनी मेड फ्रॉम ए कंट्री टू फॉरेन कंट्री। तो क्या ये बात सही है? तो इनकरेक्ट है। इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है यहां पर ट्रांसफर ऑफ मनी मेड टू कंट्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, ठीक है, यहां पर नॉट फ्रॉम ए कंट्री। तो किसी कंट्री से जो पैसा इंडिया में आया है वो कहलाएगा यहां पर, है ना, इसलिए यहां पर फ्रॉम ए कंट्री जो शब्द है वो गलत यूज किया गया है यहां पर, ठीक है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? टू ए कंट्री, मनी मेड टू ए कंट्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर डोमेस्टिक कंट्री में जो पैसा आया है वो हमारा इनवर्ड रेमिटेंस आएगा। तो ये शब्द यहां पर गलत यूज किया गया। वहीं पर अगर आप देखोगे जो सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रांजेक्शन फॉर इनवर्ड रेमिटेंस इज इनिशिएटेड इन दी रेसिपिएंट कंट्री बाय द पर्सन मेकिंग दी रेमिटेंस। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है उसमें ट्रांजेक्शन फॉर इनवर्ड रेमिटेंट इज इनिशिएटेड इन ए फॉरेन कंट्री बाय पर्सन मेकिंग द रेमिटेंस टू ए पर्सन इन रिसिप्शन कंट्री, नॉट इनिशिएटेड इन द रिसिप्शन कंट्री। तो यहां पर जो इनिशिएशन की बात की गई है यहां पर, है ना, ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो जाती है इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से है क्योंकि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या करना है? ट्रांजेक्शन फॉर इनवर्ड रेमिटेंस इज इनिशिएटेड इन ए फॉरेन कंट्री बाय द पर्सन मेकिंग द रेमिटेंस टू ए पर्सन इन रिसिप्टेंस जो कंट्री है यहां पर, जो उस देश में रहता है यहां पर। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड वाली तो हमारी सही है। इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया आर यूजुअली मेड बाय द एनआरआई, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो यहाँ पर इंडिया से बाहर रहते हैं, उनकी फैमिलीज इंडिया में रहती हैं, अपनी फैमिली को इंडिया में सपोर्ट करने के लिए वो इंडिया में पैसा भेजते हैं यहाँ पर। चौथे नंबर की स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया आर नॉट यूज फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो क्या इंडिया में जो यहाँ पर जो इनवर्ड रेमिटेंस आते हैं, ठीक है, इनवर्ड रेमिटेंस जो भी इंडिया में आते हैं उनको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नोट शब्द लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, इसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है यहाँ पर। तो आई थिंक पहचान में आ गया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, कौन सी स्टेटमेंट क्यों गलत है यहाँ पर। ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, घबराना नहीं है क्वेश्चन से, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को, फिर ऑप्शंस के साथ में मैच करना है, आंसर आप लोग निकाल लेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है? रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। तो यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? ऑथराइज्ड डीलर के बारे में पूछा गया है। ऑथराइज्ड डीलर्स को लेकर बताना है कि इसको लेकर हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। पहली स्टेटमेंट कहती है रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर वेरियस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज गवर्न बाय द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000। सेकंड स्टेटमेंट कहती है यहां पर ट्रांजेक्शन एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड आर लिस्टेड इन शेड्यूल सेकंड ऑफ द रूल्स। थर्ड, ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर
प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1. 4. Authorized dealers can permit transactions up to threshold ceiling specified in schedule 3rd without prior approval. तो which of the statement above are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? A 1 and 2 only, B 3 and 4 only, C 2 and 4 only और D कहता है 4 only. इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो भाई इस क्वेश्चन में हम लोग टिक कर देंगे यहां पर डी के ऊपर. जो 4th नंबर की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, 4थे नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर, है ना. 4th नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है. जो रोंग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रोंग है यहां पर, पहली स्टेटमेंट है. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं वो इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर वेरियस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज गवर्न बाय दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000. तो करंट अकाउंट जो ट्रांजेक्शन है वो किस में कवर होंगे? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन यहां पर कवर होंगी करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट यहां पर गलत यूज किया गया है, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड है ना, अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं वो भी इनकरेक्ट है. ट्रांजेक्शन एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड आर द लिस्टेड इन शेड्यूल 1. किसमें? शेड्यूल 1 में लिस्टेड हैं. तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 2. तो शेड्यूल 2 की जगह क्या होना चाहिए? शेड्यूल 1 होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर. थर्ड की बात करें, ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1. तो भाई जो भी यहां पर ट्रांजेक्शन होगी जो रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 2. तो यहां पर शेड्यूल 1 मेंशन कर दिया. अच्छा, ये तो हमारा सही है. थर्ड वाली स्टेटमेंट देखनी है हमें. तो कंसर्न मिनिस्ट्री से जो अप्रूवल हमें रिक्वायरमेंट होता है, यहां पर शेड्यूल 1 लिखा हुआ है, तो शेड्यूल 1 गलत है. शेड्यूल 1 की जगह क्या आना चाहिए? शेड्यूल 2 आना चाहिए. जो कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट आती है वो शेड्यूल 2 में आएगी, ना कि शेड्यूल 1 में. इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो 1 रॉन्ग है, 2 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है, एंड 4th नंबर की यहां पर करेक्ट है, 4th नंबर की सही है. ओके, चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे. यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? रिगार्डिंग दी पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. अगर यहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाता है फॉर एनआरआई क्लोज रिलेटिव बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, अगर यहां पर होता है तो उसको लेकर 4 स्टेटमेंट है. तो मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर एनआरआई क्लोज रिलेटिव पेड बाय ए रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया इंडियन रुपीज आर कंसीडर एज एन ओवरसीज ट्रांजेक्शन. सेकंड कहता है पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एनआरआई क्लोज रिलेटिव बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल इज कवर्ड अंडर द जनरल परमिशन फॉर द resident to resident transactions. Third, such payment can only be made in foreign currency. And fourth, these transactions are allowed for expenses related to boarding, lodging and travel within India for NRI close relative visiting in India. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी यहां पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 and 3, बी कहता है 2 and 4, सी कहता है यहां पर 1, 2 and 3 only, and D 2, 3 and 4. इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इसका? यस, तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है 2 and 4 है ना. अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, जो 2 and 4 है वो हमारी करेक्ट है. दो नंबर और 4 नंबर सही हैं, ठीक है. 2 and 4 सही हैं. अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो पहली जो स्टेटमेंट है हमारी
वो क्यों रॉन्ग है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ट्रांजेक्शन इज कंसीडर ए रेसिडेंट टू रेसिडेंट ट्रांजेक्शन, है ना। जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे कंसीडर की जाती है? रेसिडेंट टू रेसिडेंट जो ट्रांजेक्शन है वो कंसीडर की जाएगी, वो ओवरसीज ट्रांजेक्शन नहीं होगी यहाँ पर, है ना। इट इज नॉट ए ओवरसीज ट्रांजेक्शन यहाँ पर, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर फर्स्ट वाली। वहीं पर अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, पेमेंट कैन बी मेड इन इंडियन रुपीज, जो पेमेंट है वो किसमें यहाँ पर? सच पेमेंट कैन ओनली बी मेड इन, नॉट इन फॉरेन करेंसी, किसमें? इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज में यहाँ पर पेमेंट होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। तो दो ही स्टेटमेंट गलत है, एक तो 1 और 3 रॉन्ग है, 2 सही है एंड 4 सही है यहाँ पर। चलिए, ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं वो कम ही हो पाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम ही हो पाते हैं दिए गए समय में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैं और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो और लेकर आऊँगा आपके लिए, सो दैट इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, उनके साथ आप फैमिलियर रहें। लास्ट टाइम 70-80% जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही थे एग्जाम में, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डिफिकल्टी हुई थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो अब की बार हम पहले से ही आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, जो प्रैक्टिस करके गए थे, है ना, उनका पीपीबी पार हो गया था। जिन्होंने थोड़ी सी, है ना, उसको अवॉइड किया, उनका पीपीबी में, है ना कहीं यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस हुई। तो मैं आपसे भी सभी को भी यही बोलूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना, सो दैट सारे क्वेश्चन अकाउंट में सेव हो जाएं। एग्जाम से पहले 1-2 बार इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड मैं आपको तरीका भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना होता है। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, वो भी आप साथ साथ देखते हुए चलें। ओके, एंड लगातार इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, क्लासेस हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर है वो तभी आप निकाल पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होना जरूरी है, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। तो अभी क्रैश कोर्स में क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर अटेंड कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके लिए हम सिंपली आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर GIB का महापैक 2.2। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडिबल है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर एंड टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। इसको लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस यूनिट से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हुए हैं वो हैं 76। इस यूनिट से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 76। 76 क्वेश्चन इस यूनिट से अवेलेबल हैं, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम लेवल के हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में भी अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकाउंट में भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिल फाइनेंस यूटिलाइज्ड बाय द बैंक्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट। वो कैसे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल फाइनेंस को लेकर बैंक की तरफ से यूटिलाइज किए जाते हैं, बैंक की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और वो कैसे ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन ए कहता है बैंक्स ऑफर बिल फाइनेंस थ्रू बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेज, एडवांस अगेंस्ट बिल्स, ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस एंड को एक्सेप्टेंस with varying obligations depending on the method used। बी कहता है बिल फाइनेंस बाय बैंक्स इज एग्जीक्यूटेड थ्रू मेथड्स लाइक बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेज, एडवांस अगेंस्ट बिल्स, ड्रॉई बिल्स एक्सेप्टेंस, को एक्सेप्टेंस, ईच हैविंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल implications। सी मेथड्स ऑफ बिल फाइनेंस इंक्लूड बिल डिस्काउंटिंग, परचेज, एडवांस अगेंस्ट बिल्स, ड्रॉई बिल्स बिल एक्सेप्टेंस, बिल को एक्सेप्टेंस, ईच विद डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बाय द बैंक। या ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यहाँ पर
जो वेरियस बिल फाइनेंस मेथड यूज एज सच एज बिल डिस्काउंटिंग, परचेज एडवांस अगेंस्ट बिल, ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस एंड bills co-acceptance used by banks, each entailing different financial commitments। तो इसमें हम टिक कर देंगे किसके ऊपर, सी के ऊपर। जो मेथड्स यहाँ पर यूज होते हैं बिल फाइनेंस में, एक तो वो बिल फाइनेंस में बिल डिस्काउंटिंग बैंक की तरफ से होता है, बैंक बिल डिस्काउंटिंग करता है, बिल परचेज करता है, एडवांस अगेंस्ट बिल्स ABC, और ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस, बिल को एक्सेप्टेंस। ये जो एक्टिविटीज़ है बैंक की टाइप्स बैंक की साइड से यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड की जाती हैं। एंड हर यहाँ पर ईच एंड एवरी जितनी भी यहाँ पर फैसिलिटी है उसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बैंक की तरफ से अलग अलग होती हैं। जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है या जिम्मेदारियां हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। बस ये फर्क पड़ता है इसमें, है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आंसर कौन सा है इसमें, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, हाउ डू द बिल परचेज एंड एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन मेथड्स ऑफ बिल फाइनेंस डिफर इन देयर ऑपरेशंस। है ना, बैंक के अगर अपने ऑपरेशंस की बात करते हैं, बैंक की अपनी एक्टिविटीज की बात करते हैं, जो भी बिल परचेज है या एडवांस अगेंस्ट बिल्स है फॉर कलेक्शन मेथड्स ऑफ बिल फाइनेंस, वो किस तरीके से यहाँ पर अलग है, वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 4 ऑप्शन है, चारों को देखिए आप, इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग, ABCD, इसमें से चूज कीजिए कौन सा है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर करना है। क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़े से लेंदी हैं, तो आपको हर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें जो आंसर हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, यस। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे, बी के ऊपर। जो यहां पर बिल परचेज होता है, बिल परचेज में यहां पर बैंक जो भी डिमांड बिल होते हैं उनको बाय कर लेता है। बैंक की तरफ से जो डिमांड बिल्स हैं उनको बाय कर लिया जाता है, बैंक डिमांड बिल को खरीद लेता है फॉर इमीडिएट पेमेंट। और इमीडिएट बेसिस पर जो भी यहाँ पर जिससे भी इन डिमांड बिल को बाय करेगा, परचेज करेगा, उसको इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पर पेमेंट कर देता है। वहीं पर जो एडवांस अगेंस्ट बिल्स हैं फॉर कलेक्शन, जो बैंक है वो यहाँ पर एक कैश क्रेडिट जो फैसिलिटी है, जो CC फैसिलिटी है बिल के अगेंस्ट में, वो यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो कलेक्शन है, कलेक्शन के लिए यहाँ पर वेट करता है और एक मार्जिन अमाउंट भी लेके चलता है। यहाँ पर एक मार्जिन अमाउंट भी यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, तो ये फर्क हो जाएगा। तो जो यहाँ पर एडवांस अगेंस्ट बिल्स हैं उसमें CC फैसिलिटी मिलेगी, और जब बिल परचेज करेगा यहाँ पर तो उसके अगेंस्ट में इमीडिएट बेसिस पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर किसको, सेलर को मिल जाएगी। ये फायदा होता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस एंड बिल को एक्सेप्टेंस इन बिल फाइनेंस। अगर हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, जो ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस है एंड बिल्स को एक्सेप्टेंस इन बिल फाइनेंस है, उसकी खासियत क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर, उनको बताइए। तो ABCD इन चारों में से कौन से है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस एंड बिल्स को एक्सेप्टेंस इन बिल फाइनेंस। तो यहां पर बिल्कुल, तो इसमें
जो ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस है ना, अगर हम किसकी बात करें, जो ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस है, तो यहां पर बैंक की तरफ से बैंक पेज द सेलर अपॉन बायर्स एक्सेप्टेंस। जब यहां पर बायर की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तब जाकर यहां पर बैंक पे करता है किसको, सेलर को। सेलर को यहां पर बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा। वहीं पर जो बिल्स को एक्सेप्टेंस है, उसमें बैंक एडिंग दी गारंटी, बैंक की तरफ से उस बिल में गारंटी यहां पर एड ऑन कर दी जाती है टू द बिल्स एक्सेप्टेड बाय द बोरोवर। जो भी बिल यहां पर बोरोवर की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें बैंक गारंटी एड ऑन कर देता है, तो ऐसा जो बिल है वो बिल को एक्सेप्टेंस कहलाएगा यहां पर। बस इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यहां पर इस बिल में बैंक अपनी जो गारंटी है उसको एड ऑन कर देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म लोन एंड डिमांड लोन। जो भी यहां पर टर्म लोन है, डिमांड लोन है, एंड हाउ आर दे टिपिकली यूटिलाइज इन बिजनेस फाइनेंसिंग। इनका यहां पर जो बिजनेस फाइनेंसिंग है उसमें किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है, किस तरीके से यहां पर इस्तेमाल होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म लोन एंड डिमांड लोन्स एंड हाउ आर दे टिपिकली यूटिलाइज इन बिजनेस फाइनेंसिंग। ऑप्शन नंबर ए कहता है टर्म लोन आर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसबर्स इन लमसम और ट्रांचेस विद ए फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल, while demand loans are repayable on demand as per an agreed schedule। बी कहता है यहां पर कि जो भी टर्म लोन है वो कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड दे आर पेड इन वन और मोर ट्रांचेस एंड हैव ए स्पेसिफाइड रीपेमेंट प्लान। डिमांड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड फॉलो एन एग्रीड पेमेंट शेड्यूल। इसी तरीके से ऑप्शन सी और डी हमारे पास में आ जाएंगे। यस, तो जितने भी यहां पर जो टर्म लोन हैं, टर्म लोन का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं या कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए। कैपिटल गुड्स अभी हमने बात की थी क्लास में, कहां पर इस्तेमाल होते हैं, कैपिटल गुड्स को कहां पर यूज किया जाता है। एंड दीज आर पेड इन वन और मोर ट्रांचेस। तो टर्म लोन का एक वन ट्रांच यानी वन इंस्टॉलमेंट या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में बैंक की तरफ से बोरोवर को पे किया जाता है, और यहां पर एक स्पेसिफाइड रीपेमेंट प्लान होता है, रीपेमेंट शेड्यूल होता है। हर महीने की एक ड्यू डेट आएगी जिसमें कस्टमर को ईएमआई पे करनी होती है। वहीं पर अगर आप डिमांड लोन्स को देखेंगे तो जो डिमांड लोन है वो डिमांड पर रीपेमेंट होता है, डिमांड पर उनका भुगतान करना होता है। ठीक है, फॉलो एन एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। तो यहां पर जब भी बैंक की तरफ से डिमांड किया जाएगा तो डिमांड पर इसका जो भुगतान है, पेमेंट है, वो यहां पर मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर टर्म लोन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रीपेमेंट पीरियड एंड व्हाट आर द टिपिकल यूज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। वहीं पर इसमें अगर देखोगे जो टर्म लोन है उसको आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे यहां पर रीपेमेंट पीरियड के बेसिस पर, एंड जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन कहां पर यूज होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, बताइए इसमें से हम कहां पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 5, तो आंसर हो जाएगा, जब हम शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से होते हैं, रीपेबल विद इन ए ईयर, जिनका रीपेमेंट एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा वो यहां पर शॉर्ट टर्म लोन होंगे। जिनका पेमेंट एक साल से 5 साल के बीच में होगा वो यहां पर मीडियम टर्म लोन में आएंगे, उनको मीडियम टर्म लोन में रखेंगे। जिनका पेमेंट यहां पर 5 साल के बाद होगा वो सारे के सारे यहां पर टर्म लोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है यहाँ पर। और जितने भी सारे के सारे शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन का मैक्सिमम जो यूज़ है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म लोन है उनका यूज़ किया जाता है, उनका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो आंसर कौन सा है इसमें, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर है।
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, व्हाट लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई टू टर्म लोन। जो भी यहां पर टर्म लोन है उसके ऊपर लीगल प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई होगा, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ रीपेमेंट एक्सेलरेशंस एंड लिमिटेशन पीरियड फॉर रिकवरी सूट्स। लिमिटेशन पीरियड वो होता है कि जो यहाँ पर एक ऐसा टाइम पीरियड या लीगल एक्शन लेने का जो समय है, लीगल एक्शन लेने का जो टाइम पीरियड है, उसे बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। तो एक्चुअल में जब भी कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है, कस्टमर की तरफ से लोन में डिफॉल्ट कर दिया जाता है, तो बैंक के पास में एक सर्टेन टाइम होता है, बैंक के पास एक सर्टेन समय होता है जिसके अंदर अंदर हमें कस्टमर से रिकवरी करनी होती है। अगर वो समय निकल गया तो फिर यहाँ पर हम कस्टमर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं ले पाते हैं, कोर्ट में उसके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा सी। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है यहाँ पर वो गवर्न करता है यहाँ पर टर्म लोन को। जो टर्म लोन है इसी में गवर्न होते हैं। एंड अलाउइंग फुल डेट रिकवरी ऑन एनी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट। तो अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर डिफॉल्ट होती है तो ऐसे केस में बैंक के पास में पूरे लोन को रिकवर करने का अधिकार यहाँ पर आ जाता है। एंड अगर हम लिमिटेशन पीरियड की बात करते हैं या बोरोवर के अगेंस्ट में सूट फाइल करने की बात करते हैं, तो जिस डेट में वो डिफॉल्ट करेगा वहां से 3 साल की लिमिट बैंक के पास रहेगी। 3 साल के अंदर अंदर बैंक के अगेंस्ट में रिकवरी के लिए सूट फाइल करना है कोर्ट में यहाँ पर। ठीक है, जिस डेट में भी यहाँ पर डिफॉल्ट हुआ है इंस्टॉलमेंट, वो जो समय है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, हाउ डू बैंक्स टिपिकली अप्रोच टर्म लोन फाइनेंसिंग एंड व्हाट वेरिएशन एग्जिट इन द टर्म लोन ड्यूरेशन। अगर हम किसकी बात करते हैं, जो टर्म लोन फाइनेंसिंग है, हाउ डू बैंक्स टिपिकली अप्रोच टर्म लोन फाइनेंसिंग। टर्म लोन फाइनेंसिंग की तरफ बैंक क्यों जाते हैं, या जो बोरोवर है क्यों मूव करता है यहाँ पर, क्या अप्रोच है यहाँ पर। और उसके अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन नॉर्मली क्या रहता है यहाँ पर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इट। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन कितना रहेगा यहाँ पर। तो टर्म लोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी यहाँ पर ट्रेडिशनली शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन, तो आज के समय में बैंक यहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीके से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लोन दिए जाते थे, बट आज के समय में बैंक लंबे समय के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। जैसे हाउसिंग लोन है, तो हाउसिंग लोन यहाँ पर कस्टमर को 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 साल के लिए दिया जाता है यहाँ पर। तो ये एक है ना परफेक्ट एग्जाम्पल है टर्म लोन का, यहाँ पर लंबे समय के लिए लोन है। और अदर जो यूजुअली टर्म लोन दिए जाते हैं वो 7 साल तक के लिए दिए जाते हैं। जैसे कोई मशीन वगैरह परचेज करने के लिए 7 ईयर्स तक के जो लोन है वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज इन बैंकिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ गारंटीज आर कॉमनली इंक्लूडेड अंडर दिस फैसिलिटी। तो बैंक की ये आज हमने क्लास में डिस्कस किया, आज हमने क्लास में बात की थी नॉन फंड बेस्ड जो फैसिलिटीज है बैंक में प्रोवाइड की जाती है, बैंक में जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं एंड कौन से टाइप की जो गारंटीज हैं वो कॉमनली इंक्लूड होती है यहाँ पर इन फैसिलिटीज में। तो सबसे पहली बात, जो भी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होगी उसमें बैंक की पॉकेट से कोई भी पैसा निकलकर कस्टमर की पॉकेट में नहीं जाएगा, है ना। जो भी यहाँ पर कोई अमाउंट होगी वो बैंक की पॉकेट से निकलकर बोरोवर की पॉकेट में यहाँ पर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एक जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन बैंकिंग नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज डोंट इन्वॉल्व इमीडिएट फंड आउटफ्लो। तो बैंक की पॉकेट से पैसा निकल के नहीं जाता, जिसमें बैंक गारंटीज आ जाती हैं यहाँ पर, है ना। परफॉर्मेंस गारंटी होती है, फाइनेंशियल गारंटी होती है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है, जो यहाँ पर अलग अलग बिजनेस पर्पस के लिए उसको अलग अलग इशू किया जाता है, उसको अलग अलग जारी करते हैं यहाँ पर। तो इसमें सी। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हाउ डू बैंक गारंटीज फंक्शन इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ गारंटीज आर ऑफन यूटिलाइज। किस तरह की जो गारंटीज हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज होती हैं। हाउ डू बैंक गारंटीज
फंक्शन इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ गारंटीज आर ऑफन यूटिलाइज। किस तरह की गारंटी यूज होती है यहाँ पर। तो ऐसे केस में जो बैंक गारंटीज यूज होती हैं, तो बिजनेस यूज बैंक गारंटीज फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सिक्योरिटी। तो जहां पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, वहां पर जो बैंक गारंटीज हैं वो यहाँ पर जो बिजनेस फर्म है वो इस्तेमाल करती हैं। जैसे यहाँ पर बिड बॉन्ड के लिए गारंटी देनी है, ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के लिए गारंटी देनी है, एडवांस पेमेंट के लिए कोई सिक्योरिटी या गारंटी देनी है यहाँ पर, ठीक है। रिटेंशन अमाउंट गारंटीज, तो यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल फुलफिलमेंट है उसको एश्योर करने के लिए बैंक की तरफ से कस्टमर के बिहाफ पर गारंटी दी जाती है सामने वाली पार्टी को। वहीं पर जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है उसमें एक और आता है यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इज बैंकिंग। बैंकिंग में लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है एंड हाउ डज इट फंक्शन इन ट्रेड फाइनेंस। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट इन गारंटी, ठीक है। तो यहां पर जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड हुई है, ये किसकी बात की, पेमेंट की गारंटी है यहाँ पर कि पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो बैंक की तरफ से सेलर को कमिट किया जाता है, सेलर को प्रॉमिस किया जाता है, सेलर को एश्योर किया जाता है कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारे पास भेज दोगे, टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर लोगे, तो आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इन ट्रेड फाइनेंस जो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एश्योरेंस देता है यहाँ पर, ठीक है। एश्योरेंस किसकी तरफ से, बैंक की तरफ से सेलर को एश्योरेंस मिलती है यहाँ पर कि जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है आप सबमिट कर दोगे बैंक के पास तो आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगी। और यूसीपीडीसी 600 यानी यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600 लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर। ये रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो आईसीसी पेरिस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस की तरफ से इशू किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स अनेबलिंग बायर टू परचेज गुड्स विदाउट एडवांस पेमेंट। तो बायर को यहाँ पर कोई भी एडवांस पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती सेलर को। तो यहाँ पर सेलर के पास एलसी आ जाता है जिसके भी हक पर उसे भी एश्योरेंस मिल जाती है कि मैं गुड्स सेंड कर दूंगा, मैं माल भेज दूंगा, तो 100% मुझे पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर। तो ये हैं कुछ एग्जाम लेवल के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड अभी जो हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पीपीबी की जो पेड क्लासेस हैं वो आ रही हैं मॉर्निंग में 8 AM पर। पेड क्लासेस जो हैं मॉर्निंग में 8 AM पर आ रही है। उसी में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो आप में से जिन्होंने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होगी, हम क्वेश्चन में किसको लेकर बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे। उसके बाद में इसके साथ साथ हम इवनिंग में 7 PM पर भी आपको पीपीबी की जो क्लासेस हैं पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिनके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है वो मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 7 PM पर जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। ये क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग में डेली बेसिस पर अवेलेबल है। जीआईबी के महापैक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें। 81% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। इसके लिए कोड यूज करना होगा Y195, ये कोड यूज कर लीजिएगा, है ना। 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा 80% तक का, ठीक है। कैसे एनरोलमेंट करना है, तो एनरोलमेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो आपको क्या करना है, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या ऑडियो वीडियो ठीक है। जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट। जो हमने टॉपिक पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की जो क्लासेस हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मॉर्निंग में 8 AM पर। सुबह 8 बजे आपके लिए डेली बेसिस पर क्लासेस आ रही हैं और मॉर्निंग में 8 AM पर जो क्लास आपके लिए आ रही है, ठीक है, उसमें यही टॉपिक हमने डिस्कस किया। वहाँ पर हमने
BPLR के बारे में बात की, ठीक है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को लेकर बात की हमने, फिर वहाँ पर बेस रेट को लेकर बात की, ठीक है, फिर हमने MCLR को लेकर बात की, है ना, और फिर अब RLLR, ठीक है, एंड EBLR, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट एंड बेंचमार्क, है ना, यहाँ पर EBLR, एक्सटर्नल EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, है ना, ये हमने वहाँ पर डिस्कशन किया। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट में। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखिए। हाउ हैज द फ्रेमवर्क फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन्स इवॉल्व इन इंडियन बैंक्स। अगर हम यहाँ पर इंडियन बैंक्स की बात करते हैं, इंडियन बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑन लोन्स के ऊपर, उसको डिटरमाइन करने के लिए किस टाइप का जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर यूज किया गया। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, ऑप्शन A, B, C, D, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें सो दैट करेक्ट आंसर मिल जाए हमें। तो यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करने की बात करते हैं लोन्स में इंडिया में, ठीक है, तो उसके लिए जो रेट यहाँ पर यूज हो रहे थे तो उसमें एक ट्रांजिशन देखने को मिला, है ना। पहले PLR प्राइम लेंडिंग रेट, या जिसको BPLR बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट भी कहते हैं, उसके बाद में फिर बेस रेट आया, फिर उसके बाद में MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेस लेंडिंग रेट आया यहाँ पर, और उसके बाद में फिर स्विच कर गए यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क के ऊपर। तो आज के टाइम में जो रेट्स हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से डिसाइड किए जाते हैं। तो इसमें B करेक्ट आंसर होगा, B के ऊपर टिक करेंगे। चलिए, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ पर, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ बेस रेट सिस्टम इन इंडिया। बेस रेट सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, ऐसे क्या लूप होल्स थे BPLR में, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में, ऐसे क्या लूप होल्स थे, ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से यहाँ पर बेस रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और उसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ा। तो ABCD में से चूज कीजिए, इनमें से कौन सा है, वो लूप होल्स फाइंड कीजिए, वो कमी ढूंढिए यहाँ पर कौन सी है। इन 4 ऑप्शन में ही वो आपको मिल जाएंगी। कौन सी कमी थी यहाँ पर BPLR में जिसकी वजह से बेस रेट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर अगर हम कमी की बात करते हैं, जो सिस्टम है, इस सिस्टम रिप्लेस्ड बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट BPLR टू मेक क्रेडिट प्राइसिंग मोर ट्रांसपेरेंट। क्रेडिट प्राइसिंग का मतलब है यानी लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यहाँ पर, जिसमें कॉमन एलिमेंट ऑफ लेंडिंग रेट्स अक्रॉस ऑल दी बोरोवर कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल होंगे, यानी सभी बोरोवर्स की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सेम रहेंगे। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर यह होता था कि BPLR में बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में कि बैंक जो बेंचमार्क रेट है उससे नीचे भी जाकर लेंडिंग कर सकते थे, है ना। वहां पर अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, या यहाँ पर किसी जानकार व्यक्ति को कोई VIP है ना, VIP पर्सन है ब्रांच का, यानी जो भी यहाँ पर प्राइम कस्टमर है उनको बेंचमार्क से नीचे जाकर लेंडिंग करना, ठीक है, ये सिस्टम था यहाँ पर। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक तरीके से पार्शलिटी हो रही थी और चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं थी। तो उस सिस्टम को ख़त्म किया गया और उसकी जगह बेस रेट आया और बोला गया कि बेस रेट में कोई भी लोन बेस, है ना, बेंचमार्क से नीचे नहीं लैंडिंग करेंगे, जो भी लैंडिंग करेंगे हम बेंचमार्क से ऊपर ही लैंडिंग करेंगे। यहाँ पर बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए, बैंक को घाटा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर बेंचमार्क से ऊपर लैंडिंग करेंगे तो बैंक को लॉस नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। चलिए, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट वेयर द की नॉर्म्स established under the base rate system for the banking operations। तो जो बेस रेट सिस्टम है बैंकिंग ऑपरेशंस में, अगर हम उसके की नॉर्म्स की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, इनमें से कौन सा किसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, जो की नॉर्म्स स्टेब्लिश है वो कौन सा स्टेब्लिश किया गया, किस चीज के ऊपर फोकस किया गया बेस रेट में। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, इसमें भी आपको चूज करना है, ठीक है, ऑप्शन A, B, C एंड D। जो बातें आपने क्लास में
कवर की हैं, जो हम क्लास में आपको करा है ना, जो पॉइंट हम आपको करवा रहे हैं क्लास में वही है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको उतनी हेल्प मिलेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एकदम परफेक्ट रहता है जीआईबी का महापैक 2.0, और जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 80% का डिस्काउंट, डबल वेलिटी ऑफर मिल जाएगी उसमें आपको। इसके लिए स्पेशल कोड यूज करना होगा Y195। तो महापैक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 7 PM पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन क्लासेस में आप सभी को है ना अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे हैं इन सभी टॉपिक्स की। चलिए, इस क्वेश्चन में कहां पर हम टिक करें, कौन सा है हमारे जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा बी। जितने भी सारे के सारे फ्लोटिंग रुपी लोन है ना, जितने भी यहां पर सारे के सारे फ्लोटिंग वाले रुपी लोन आएंगे, उन सभी फ्लोटिंग वाले रुपी लोन के ऊपर जो MCLR है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड है ना, अगर हम MCLR सिस्टम की बात करते हैं वो एप्लीकेबल हो जाता है। MCLR से पहले कौन सा आया था, MCLR से पहले आया था यहां पर बेस रेट। जो बेस रेट है उनको, इनकी बात की गई कि जितने भी लोन यहां पर है ना, जिन भी लोन का रिन्यूअल हो रहा है, जिन भी लोन को रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, या जितने भी नए लोन सैंक्शन हो रहे हैं और वहां पर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो उसके ऊपर बेस रेट एप्लीकेबल होगा, वहां पर बेस रेट लागू करेंगे, वहां पर बेस रेट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात यह बोली गई कि जो बेस रेट सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो भी हमारा यहां पर बेस रेट सिस्टम है वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फ्लोटिंग रेट कौन से होते हैं, फ्लोटिंग रेट वो रेट होते हैं जो मार्केट के, जो जैसे जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो लेंडिंग रेट है वो भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होंगे यहां पर, वैसे वैसे मार्केट में यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो जहां पर इस टाइप का जो सिस्टम है वो यूज हो रहा है, जहां पर इस टाइप का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर जो बेस रेट है उसका यूज किया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है यहां पर, ठीक है। वहां पर इसका जो यूज है वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है। चलो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो जितने भी यहां पर व्हाट वेर द की नॉर्म्स टू एस्टेब्लिश, तो भाई यहां पर ऑल द फ्लोटिंग रेट पर्पस लोन, जितने भी यहां पर फ्लोटिंग रेट पर्पस के लोन होंगे, है ना, जो भी यहां पर ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड दैट इज प्राइज्ड विद रेफरेंस टू द बेस रेट, तो विच वाज टू बी, है ना, विच वाज टू बी दी ओनली वन फॉर ईच बैंक एंड रिव्यू एट लीस्ट क्वार्टरली। और जो बेस रेट है उनको कब कब रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट आती थी, तो बेस रेट को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट आती थी कि इनको क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू करना है, हर 3 महीने में इनको रिव्यू करना है, हर 3 महीने में इनको रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, हाउ इज द बेस रेट कैलकुलेटेड इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में बेस रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता था, कैसे कैलकुलेट करते थे यहां पर बेस रेट को, कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, ठीक है। अगर हम बेस रेट को कैलकुलेट करने की बात करते थे, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से किसके ऊपर टिक करें, ए बी सी डी। तो बेस रेट को कैलकुलेट करने के लिए इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक, जो कार्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं रिटेल डिपॉजिट के ऊपर, है ना, जो भी यहां पर रिटेल डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट्स चार्ज किया जा रहा है विद 1 ईयर मैच्योरिटी यहां पर, एंड इसके साथ साथ जो एडजस्टमेंट ऑफ CRR SLR है यहां पर, एंड जितने भी अनअलोकेटेबल ओवरहेड कॉस्ट है यहां पर, और जो एवरेज रिटर्न है किसके ऊपर, नेटवर्थ के ऊपर। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को यहां पर बेस रेट में इंक्लूड किया गया है, इन कंपोनेंट्स को उसमें रखा गया है। तो इसमें हम कहां पर बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहां पर, व्हाट आर द नॉर्म्स रिलेटेड टू स्प्रेड अंडर द बेस रेट सिस्टम इन बैंकिंग। अगर हम नॉर्म्स की बात करते हैं, ऐसे नॉर्म्स क्या हैं
व्हाट आर द नॉर्म्स दैट इज रिलेटेड टू स्प्रेड अंडर द बेस रेट सिस्टम इन बैंकिंग, जो इसके साथ में यहां पर लिंक रहेंगे, जो इससे जुड़े हुए रहेंगे यहां पर। तो ए बी सी डी में से हम किसके ऊपर टिक करें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इन चारों में से कौन सा है? तो अगर हम बेस रेट सिस्टम की बात करते हैं तो बेस रेट सिस्टम में जो क्रेडिट प्रीमियम चार्ज है यहां पर, ठीक है, अगर हम क्रेडिट रिस्क प्रीमियम चार्ज की बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं, तो वो दैट कैन ओनली बी इंक्रीज ड्यू टू डिटरेशन इन देयर क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल। अगर यहां पर किसी बोरोवर का क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल डाउन हुआ है यहां पर, ठीक है, अगर उसका जो रिस्क है अराइज हुआ है और जो टेन्योर प्रीमियम है उसमें चेंज हुआ है, ठीक है, एंड वहीं पर जो बोरोवर की अगर हम बोरोवर की बात करते हैं, नोट बीइंग बोरोवर और लोन क्लास स्पेसिफाइड, जहां पर बोरोवर या उसकी लोन क्लास को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है वो यहां पर एग्जिस्टिंग बोरोवर से चार्ज की जाएगी। तो ये किसकी बात की गई? ये जो है ये जो नॉर्म्स हैं वो किससे रिलेट करता है? ये नॉर्म्स यहां पर बेस रेट सिस्टम जो है बैंकिंग में उसी से रिलेट करता है, उसमें एप्लीकेबल होता है यहां पर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, व्हाट वाज द शिफ्ट इन लेंडिंग रेट फ्रेमवर्क विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीएलआर इन 2015 बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2015 में एमसीएलआर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो यहां पर जो लेंडिंग रेट फ्रेमवर्क है उसको शिफ्ट किया गया। तो ये क्या था? तो एमसीएलआर में क्या हुआ? यहां पर जो बेस रेट की जगह यहां पर एमसीएलआर को लेकर आ गए। तो फाइंड कीजिए इसमें से ए बी सी डी, चारों में से चीज चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। यहां पर इनमें से कौन सा है? इसमें से किसके ऊपर टिक करें? तो यहां पर जब एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को लेकर आए, ठीक है, तो उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का जो कारण है वो क्या रहा है? तो आरबीआई इंट्रोड्यूस एमसीएलआर टू सर्व द इंटरनल बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग ऑल द रूपी लोन्स। तो जितने भी सारे के सारे जो रूपी लोन्स हैं, ठीक है, आरबीआई ने जो एमसीएलआर है उसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट जो यहां पर इंटरनल बेंचमार्क है, जितने भी सारे के सारे रूपी लोन है, लिमिट्स हैं, उसको बेस रेट को रिप्लेस करके एमसीएलआर को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो यहां पर एमसीएलआर में मोर डायनेमिक लोन प्राइसिंग है। अगर हम एमसीएलआर की बात करते हैं तो जहां पर बेस रेट में 3 महीने में, है ना, 3 मंथ्स में यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिव्यू किया जाता है। बेस रेट में जहां पर 3 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिव्यू किया जाता है, वहीं पर एमसीएलआर में ये काम यहां पर हर महीने होता है। हर महीने यहां पर 1 महीने में एमसीएलआर को रिव्यू किया जाता है। तो एमसीएलआर में जो यहां पर लोन प्राइसिंग है दैट इज मोर डायनेमिक्स, है ना, वो ज्यादा डायनेमिक है यहां पर अगर कंपैरिजन करें विद अदर्स, अगर अदर्स के साथ में यहां पर कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट आर द नॉर्म्स रिगार्डिंग प्राइसिंग ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन इन दी बैंक्स। बैंक्स में जो भी यहां पर फ्लोटिंग लोन है, फ्लोटिंग रेट लोन है बैंक के अंदर, उसमें प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, प्राइसिंग का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्राइसिंग का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर प्राइसिंग का मीनिंग। तो यहां पर फ्लोटिंग रेट के ऊपर जो फ्लोटिंग रेट लोन है बैंक में, उसमें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसको लेकर क्या यहां पर नॉर्म्स है, क्या नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे? तो जितने भी सारे के सारे ऑल जो फ्लोटिंग रेट लोन हैं, जितने भी सारे फ्लोटिंग रेट लोन हैं, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सक्लूशन आर बी प्राइज्ड विद द रेफरेंस टू आरबीआई इंडिकेटेड बेंचमार्क एंड रेफरेंस बेंचमार्क रेट मस्ट बी स्टेटेड इन दी लोन कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी हम कस्टमर के साथ में लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं
तो कौन सा बेंचमार्क रेट हम यहाँ पर उसके लोन में अप्लाई करेंगे उसके बारे में मेंशन किया जाना चाहिए यहाँ पर। और जो रेफरेंस है वो कहाँ से लेकर चलेंगे, तो जो भी आरबीआई इंडिकेटेड बेंचमार्क है, चाहे वो बीपीएलआर हो, चाहे बेस रेट हो, एमसीएलआर हो, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट हो, यहाँ पर कोई सा भी हो, उसके साथ में उसको लिंक करते हुए चलेंगे, उसके साथ में उसको जोड़ते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज पीनल इंटरेस्ट ऑन एडवांस रेगुलेटेड इन दी बैंक्स। अगर हम बैंक्स में किसकी बात करते हैं, यहां पर पीनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो पीनल इंटरेस्ट है किसके ऊपर, लोन एंड एडवांसेस के ऊपर, हम कब यहां पर चार्ज करेंगे, उसको लेकर क्या प्रोविजन है। तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कौन सा है जिसको हम चूज करें यहाँ पर, जिसमें हमें टिक करना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो आज आप में से जिन्होंने आज की क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बात किए हैं। ठीक है, जीआईबी के महापैक में ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जो क्लास आज हुई है उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप एनरोलमेंट करेंगे जीआईबी के महापैक 2.0 में, वैसे ही वो क्लास विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो जीआईबी का महापैक 2.0 आपको इंस्टेंट बेसिस पर प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देता है यहाँ पर एग्जाम की। यस, तो यहां पर हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट ए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। बैंक को यहां पर रिक्वायरमेंट आएगी कि जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करना है यहां पर। ठीक है, जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करना है यहां पर। जो पेनल इंटरेस्ट है वो चार्ज करना है नहीं करना है यहां पर। ठीक है, एंड दैट शुड बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंसीडर द जेन्युइन डिफिकल्टीज ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को अगर कोई जेन्युइन डिफिकल्टी यहां पर अराइज हो रही है, कस्टमर के लिए अगर कोई जेन्युइन डिफिकल्टी सामने निकल कर आ रही है, तो उसको भी यहां पर देख लिया जाएगा, उसको भी कंसीडर करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट आर द की कंपोनेंट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। है ना, अगर हम एमसीएलआर की बात करते हैं तो एमसीएलआर को लेकर यहां पर की कंपोनेंट्स क्या हैं, की कंपोनेंट्स कौन कौन से इंक्लूडेड रहते हैं यहां पर जब एमसीएलआर को कैलकुलेट करेंगे। तो एमसीएलआर को कैलकुलेट करते हुए 4 कंपोनेंट की हमने बात की थी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट, और उसके बाद में 4th नंबर का था टेन्योर प्रीमियम। ये 4 कंपोनेंट अभी आपको बताए थे, चारों कंपोनेंट का कैलकुलेशन कैसा होता है, फॉर्मूला क्या है, वो भी हमने बात की थी यहाँ पर। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स हो जाएगा, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम, इन चारों को मिलाकर यहां पर बनता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो आंसर कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहां पर, हाउ इज द क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कंपोनेंट डिटरमाइन इन द स्प्रेड चार्ज टू द कस्टमर अंडर MCLR। है ना, जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है यहाँ पर कंपोनेंट, उसको कैसे निर्धारित किया जाता है यहाँ पर जब हम कस्टमर से MCLR जो रेट चार्ज करेंगे, यहाँ पर MCLR पर जब लैंडिंग करेंगे उसको चार्ज करने का तरीका क्या है। तो चारों ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर, A, B, C एंड D, इन चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें। इन चारों में से हमें कहां पर टिक करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, इट इज अराइव्ड एट बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट क्रेडिट रिस्क रेटिंग। तो एप्रोप्रिएट क्रेडिट रिस्क रेटिंग की जाए यहाँ पर, स्कोरिंग मॉडल कंसीडर, है ना, जो स्कोरिंग मॉडल है उसका यूज करें। ठीक है, एंड जो कुछ फैक्टर्स हैं, है ना, जैसे कस्टमर के साथ में बैंक की रिलेशनशिप कैसी है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड लॉसेस, कोलेटरल क्या है यहाँ पर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इसी के बेसिस पर जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है उसको डिसाइड किया जाएगा। तो बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कितना स्कोर किया है आपने इन सभी क्वेश्चंस को टाइम करके मेरे साथ में शेयर कर दीजिएगा। एंड ये सेम टॉपिक अगर आप इसके पॉइंट्स को लर्न करना चाहते हैं, आप में से जो भी इसके कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाहते हैं, तो इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट डिटेल में बात कर रहे हैं यहाँ पर। मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास चल रही है, सुबह 8 बजे क्लास होती है। ठीक है, उसी के क्वेश्चन है ये।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, वहां पर हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा है यहाँ पर। तो अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.0 है तो जीआईबी के महापैक 2.0 में ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सिंपली आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है हेलो एवरीवन, कैसे हम सभी ऑफिसर्स अडल्ट फॉर्चून के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग की हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं। एंड जो पीपीबी का एग्जाम है ये आपका होगा 16 जून को, है ना, 16 जून को एग्जाम होगा। एंड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस, है ना। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस को लेकर बात करेंगे। ये क्लास नंबर 9 है एंड ये सारे जो टॉपिक हैं हम आपको कवर कर रहे हैं। जो यहाँ पर पीपीबी है, पीपीबी की जो पेड क्लासेस हैं वो हम आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी आपको 8 AM पर, सुबह 8 बजे क्लास मिल जाती है, और इवनिंग में हम आपको 7 PM पर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पीपीबी की पेड क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं। ये क्लासेस आपको कहां पर मिलेंगी, ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी जीआईबी के महापैक 2.0 में। जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोलमेंट करके अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को और मेरे साथ में अपना आंसर शेयर करना है। थोड़ा सा लेंदी है ना। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिगार्डिंग स्पेशल टाइप ऑफ बैंक अकाउंट परमिटेड फॉर एनआरआई एंड पीआईओ, है ना, जो अकाउंट यहाँ पर किसके लिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए जो परमिटेड है। फर्स्ट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट स्कीम अलाउ एनआरआई एंड पीआईओ टू मेंटेन अकाउंट इन फॉरेन करेंसी। सेकंड कहता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बैंक्स स्कीम इज इंटेंडेड टू मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस। थर्ड, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट यानी जो यहाँ पर एनआरओ अकाउंट स्कीम इज प्राइमरली फॉर मैनेजिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ एनआरए एंड पीआईओ। फोर कहता है all of these accounts serve the dual purpose of managing countries foreign exchange resources and meeting the peculiar needs of the NRE and जो PIO diaspora है यहाँ पर। which of the following option is correct, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चार स्टेटमेंट आपके पास है 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन ए कहता है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। बी कहता है ओनली 2 एंड 4 करेक्ट है यहाँ पर। सी कहता है ओनली 3 एंड 4 करेक्ट हैं, और डी कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का भी। तो भाई इस क्वेश्चन में कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो हमारी 2 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 नंबर वाली स्टेटमेंट सही है, एंड उसके बाद में जो 4 नंबर वाली स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट है। ठीक है, 2 एंड 4 करेक्ट है, 1 यहां पर रॉन्ग है, 1 गलत है यहां पर। तो अगर हम किसकी एनआरई अकाउंट, है ना, एनआरई रुपी यहाँ पर अकाउंट स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें जो करेंसी है वो किस में मेंटेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एनआरई और पीआईओ मेंटेन द अकाउंट इन इंडियन रुपीस। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है वो किस में, फॉरेन करेंसी में मेंटेन नहीं होता। इसमें जो एनआरई अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है वो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रुपी में रहता है ना। अगर हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो किसमें, रुपी में रहता है यहाँ पर। थर्ड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, तीसरे वाली स्टेटमेंट गलत क्यों है। जो एनआरओ अकाउंट स्कीम है, ये जो एनआरओ अकाउंट है वो किसके लिए होता है। एनआरओ अकाउंट स्कीम इज इंटेंडेड टू मैनेज इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस। ठीक है, यहां पर इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस हैं उसको मैनेज करने के लिए यहां पर उसका यूज होता है, यहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए, है ना, शुरू करते हैं अभी, 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, एंड मैं तीनों अकाउंट, तब तक मैं आपको तीनों अकाउंट के बारे में बताता हूं जब तक आपको क्वेश्चन विजिबल हो।
ठीक है। जो पहला अकाउंट है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एनआरई अकाउंट की बात करते हैं, एनआरओ अकाउंट की बात करते हैं, एफसीएनआर अकाउंट की बात करते हैं। तो ये तीन मेजर अकाउंट होते हैं जो यहाँ पर कोई भी एनआरई पर्सन और पीआईओ जो पर्सन है वो इनको ओपन कर सकता है ना। पहला कौन सा, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट। ठीक है। एक एनआरओ अकाउंट ही ऐसा है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ही ऐसा है जिसमें यहां पर फॉरेन करेंसी में पैसा डिपॉजिट हो सकता है, फॉरेन करेंसी में पैसा डिपॉजिट हो सकता है, एंड इसके साथ साथ जो इंडियन रुपीज हैं, ठीक है, इंडियन रुपीज में भी पैसा जमा हो सकता है। सिर्फ एक अकाउंट ऐसा यहां पर एनआरओ अकाउंट ही है। लेकिन अगर मैं एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट की बात करूं, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट में जो भी पैसा जमा होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, और जो एनआरई अकाउंट होगा, एनआरई अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस रुपये में रहेगा, एफसीएनआर अकाउंट में फॉरेन करेंसी में रहेगा, और जो एनआरओ अकाउंट है उसमें भी यहां पर जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो किस में रहने वाला है, वो रहने वाला है यहां पर किस में, जो एनआरओ अकाउंट है, एनआरई अकाउंट, उसमें रुपये में रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बस कुछ सेकंड दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला ये यूनिट हमारी चल रही थी, ठीक है, इसी को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला तो हमें समझ में आ गया कि जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है, वो ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर फॉरेन करेंसी में नहीं, यहां पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो किस में, यहां पर रुपये में रहता है ना, रुपये में रहेगा। और जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो ठीक है। एंड उसके बाद में तीसरी जो स्टेटमेंट है कि एनआरओ अकाउंट स्कीम इज प्राइमरी मेंटेन टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ एनआरई, तो यहां पर जो थर्ड वाले ट्रांजेक्शन है भाई, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम है, दैट इज प्राइमरी फॉर मैनेजिंग डे ट्रांजेक्शंस ऑफ एनआरई एंड पीआईओ मेकिंग, है ना। यहां पर स्टेटमेंट 3 करेक्ट, 2 एंड 4 हमें पहचानना है कि कौन सा करेक्ट है। 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। तो मेकिंग दी स्टेटमेंट 2 करेक्ट, 2 भी करेक्ट है हमारी, फर्स्ट इनकरेक्ट है, एंड उसके बाद में 4 भी इनकरेक्ट है। तो देखिए भाई, जो एनआरआई है होता है ना, नॉन रेसिडेंट, जो एनआरओ अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट का जो इस्तेमाल करता है कोई भी जो एनआरआई पर्सन है या पीआईओ पर्सन, इस अकाउंट का जो यूज करेगा, इस अकाउंट का जो इस्तेमाल करेगा, वो किस पर्पस के लिए यूज करेगा, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का, यहां पर रुपये में, जो रुपये है उसमें बैलेंस रखने के लिए, उसमें रुपये में पैसा रखने के लिए, यानी जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसमें रुपये में रहेगा, एंड जो भी यहां पर उसकी इंडिया में इनकम जनरेट हुई है ना, जो भी इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, उस इनकम को यहां पर रखने में ये काम आता है यहां पर। तो जो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम है, प्राइमरीली फॉर मैनेजिंग डे ट्रांजेक्शन ऑफ एनआरई एंड पीआईओ, मेकिंग स्टेटमेंट 3 करेक्ट यहां पर। तो भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट इंडिकेट कर रहा है यहां पर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली रोंग है। एंड all of these accounts are serve the dual purpose of managing countries foreign exchange reserve and meeting the particular needs of the NRI diaspora, तो that is for also correct यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रिगार्डिंग परमिटेड ट्रांजेक्शन इन सेविंग एंड करेंट अकाउंट फॉर एनआरआई, जो भी यहां पर नॉन रेसिडेंट इंडियन है, नॉन रेसिडेंट इंडियन का जो भी यहां पर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जो भी परमिटेड ट्रांजेक्शंस होंगी, वो यहां पर कौन सी है, किस टाइप की परमिटेड ट्रांजेक्शंस यहां पर अलाउ रहेंगी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस आर ओनली परमिटेड फॉर इनवर्ड रेमिटेंस, नॉट फॉर रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया। सेकंड कहता है, अमाउंट्स क्रेडिटेड इन एनआरई अकाउंट्स कैन include remittance to India in any permitted currency. Third, foreign currency or bank notes can be credited to an NRE account without any declaration. Four कहता है, for foreign currency notes to be credited to an NRE account, they must be tendered in person by the account holder.
and authorized dealer must be satisfied that the account holder is resident outside India. Which of the following option is correct? है ना, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है ओनली 2 and 4 आर करेक्ट, बी कहता है ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सी कहता है 3 and 4 आर करेक्ट, एंड डी कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। है ना, इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? ठीक है, तो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट की बात करते हैं एनआरआई को लेकर। तो इसमें जो 2 and 4 स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और 4 करेक्ट है यहाँ पर। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस आर ओनली परमिटेड फॉर इनवर्ड रेमिटेंस नॉट आउटसाइड, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया से जो भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है, ठीक है, वो इंडिया से फॉरेन कंट्री से आप पैसा इंडिया में मंगा भी सकते हैं। ठीक है, जो एनआरआई पर्सन है फॉरेन कंट्री से पैसा इंडिया में लेकर भी आ सकता है, और जो एनआरआई पर्सन है वो इंडिया से फॉरेन कंट्री में पैसा लेकर भी जा सकता है। ठीक है, रेमिटेंस आउटसाइड भी वो कर सकता है यहाँ पर, तो नोट जो लिखा गया है वो गलत है यहाँ पर, दैट इज रॉन्ग। उसके बाद में फॉरेन करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी क्रेडिटेड टू एन एनआरआई अकाउंट विदाउट एनी डिक्लेरेशन। तो भाई यहां पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो फॉरेन करेंसी या बैंक नोट है वो यहां पर एनआरआई अकाउंट में पहले यहां पर डिक्लेरेशन देना होगा, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, एक फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है सीडीएफ फॉर्म, सीडीएफ करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये फिल करना होता है। एंड टेंडर्ड पर्सन बाय द अकाउंट होल्डर मेकिंग, है ना, जो स्टेटमेंट है 3 है वो यहां पर इनकरेक्ट होती है, जो स्टेटमेंट 3 है वो यहां पर रॉन्ग है, स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगी यहां पर। तो सीडीएफ यहां पर फाइल करना होगा, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, एंड ये फॉर्म कौन सबमिट करेगा, ये फॉर्म यहां पर अकाउंट होल्डर के द्वारा सबमिट किया जाएगा। तो हमने देखा यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसके बाद में जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है ना, लेकिन यहां पर सेकंड वाली सही है और 4 वाली सही है। फॉर फॉरेन करेंसी नोट टू बी क्रेडिटेड टू एनआरआई अकाउंट, एनआरआई अकाउंट में फॉरेन करेंसी नोट्स यहां पर जमा हो जाते हैं, अकाउंट होल्डर जमा करेगा, एंड जो ऑथराइज डीलर है मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट अकाउंट होल्डर इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो जो ऑथराइज डीलर है उसको ये इंश्योर करना होगा कि जिस पर्सन ने इस अकाउंट में पैसा जमा किया है वो यहां पर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ओके, तो इसमें हम ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, रिगार्डिंग एनआरई अकाउंट, है ना, जो यहां पर एनआरई अकाउंट है, एनआरई अकाउंट की बात करते हैं, तो एनआरई अकाउंट को लेकर 4 स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर? तो पहली स्टेटमेंट कहती है लोकल डिसबर्समेंट आर नॉट परमिटेड डेबिट्स फ्रॉम एनआरई अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ एनआरई एफसीएनआर अकाउंट ऑफ एनी पर्सन एलिजिबल टू मेंटेन सच एन अकाउंट आर अलाउड, थर्ड मिनिमम टेन्योर ऑफ एनआरई टर्म डिपॉजिट TD is 6 month, and 4 the interest rates on deposits are determined as per the interest rate framework in RBI interest RBI के जो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डायरेक्शन 2016 है। ऑप्शन ए कहता है यहाँ पर 3 and 4 करेक्ट है, बी कहता है 1, 2 and 3 करेक्ट है यहाँ पर, उसके बाद में सी कहता है 2 and 4 करेक्ट है, डी कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? भाई आंसर जरूर करते रहिए, है ना, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के हैं, लेकिन क्वेश्चंस को ट्राई करो अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करो, एनालाइज करो। ठीक है, जैसे मैं भी आपके साथ साथ एनालाइज करते हुए चल रहा हूं यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को, उसके हिसाब से आंसर निकालने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। वहीं पर तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, सेकंड एंड 4 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और 4 करेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है यहाँ पर। लोकल डिसबर्समेंट आर नॉट परमिटेड डेबिट्स फ्रॉम एनआरई अकाउंट्स, तो जो लोकल डिसबर्समेंट है दीज आर परमिटेड डेबिट फॉर द एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट में यहाँ पर लोकल डिसबर्समेंट किया जा सकता है, लोकल डिसबर्समेंट हो सकता है, तो नोट जो लगाया गया है उसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद में जो थर्ड नंबर की स्टेटमेंट है, तीसरे नंबर की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, मिनिमम टेन्योर ऑफ एनआरई टर्म डिपॉजिट्स इज 6 मंथ, यहां पर कितना है 6 मंथ है, तो 6 मंथ नहीं है यहां पर, ये गलत है यहां पर। ठीक है, जो टर्म एनआरई में जो भी टर्म डिपॉजिट होगा, एनआरई अकाउंट में जो भी टर्म डिपॉजिट होगा उसका जो टेन्योर है वो 1 ईयर का है, यहां पर 1 साल का है। ठीक है, मिनिमम जो टेन्योर है वो कम से कम 1 साल का रहेगा, 1 ईयर का रहेगा, तो 6 मंथ यहां पर गलत है।
तो इसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है और 4 हमारी सही हो जाती। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे यहां पर, रिगार्डिंग दी लोन्स गारंटीड आउटसाइड इंडिया अगेंस्ट एनआरई डिपॉजिट्स। तो जो भी यहां पर एनआरई डिपॉजिट्स हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल जो अकाउंट है, जितने भी एनआरई डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जो भी एनआरई डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में यहां पर जब लोन गारंट करने की बात आती है, लोन देने की बात आती है, तो लोन गारंटीड आउटसाइड इंडिया एनआरई डिपॉजिट्स, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो कहता है ओनली द नॉन रेसिडेंट डिपॉजिटर इज एलिजिबल टू रिसीव ए लोन अगेंस्ट एनआरई डिपॉजिट इन इंडिया। सेकंड कहता है ऑथराइज्ड डीलर्स एडी कैन नॉट अलाउ देयर branches or correspondent outside India to intend against NRA deposits in India. थर्ड कहता है loan can be given for any purpose without the need for it to be bona fide. 4. Authorized dealers may allow remittance from India necessary for liquidating such loans. Which of the following options is correct? ऑप्शन ए कहता है only 2 and 3 are correct. बी कहता है फर्स्ट एंड 4 करेक्ट है यहाँ पर. सी कहता है only 4 is correct. डी कहता है ओनली फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट. इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? करेक्ट आंसर में किसके ऊपर टिक करें हम लोग यहां पर? तो इसमें हमारी जो स्टेटमेंट है 4 करेक्ट है यहां पर. जो 4 वाली स्टेटमेंट है वो सही है. ठीक है. अगर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि ओनली नॉन रेसिडेंट डिपॉजिटर इज एलिजिबल टू रिसीव ए लोन अगेंस्ट एनआरई डिपॉजिट इन इंडिया. तो भाई यहां पर ध्यान रखना, तो लोकल कैन बी गिवन टू नॉन रेसिडेंट डिपॉजिटर और थर्ड पार्टी फॉर बोनाफाइड पर्पस मेकिंग. ठीक है. तो इसकी वजह से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट, रॉन्ग है यहां पर. तो अगर हम किसकी बात करते हैं, जो भी यहां पर लोन है, तो लोन कैन बी गिवन टू नॉन रेसिडेंट डिपॉजिटर. तो जो लोन है यहां पर वो नॉन रेसिडेंट डिपॉजिटर या जो थर्ड पार्टीज है, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी लोन दे सकते हैं यहां पर बोनाफाइड पर्पस के लिए, यानी किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए, यहां पर है ना, जो किसी जेन्युइन पर्पस के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए जो भी यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसे क्या बोलते हैं, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन बोलते हैं. तो बोनाफाइड पर्पस के लिए यहां पर दे सकते हैं. तो यहां पर जो ओनली शब्द यूज किया गया है, ओनली की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. यहां पर ओनली शब्द यूज होने से नॉन रेसिडेंट और या थर्ड पार्टी उनको भी लोन दे सकते हैं. सेकंड वाला, authorized dealers cannot allow their branches or correspondent outside India to lend against NRI deposit in India. तो जो authorized dealers हैं वो यहां पर अलाउ कर सकता है ना. authorized dealers can allow their branches और correspondent, जो भी यहां पर इंडिया से बाहर है, ठीक है, उनको अलाउ कर सकता है. तो नोट शब्द यहां पर रॉन्ग यूज हुआ है, इसकी वजह से स्टेटमेंट में रॉन्ग है. उसके बाद में लोन्स कैन बी गिवन फॉर एनी पर्पज विदाउट देयर नीड फॉर इट टू बी बोनाफाइड. तो भाई यहां पर लोन जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, लोन मस्ट बी फॉर ए बोनाफाइड पर्पस, है ना, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही लोन दिया जाए यहां पर, है ना, नॉट फॉर एनी पर्पस. ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्पस के लिए लोन दे देंगे यहां पर. नो, बोनाफाइड पर्पस के लिए, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जो यहां पर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है उसी के लिए लोन दे, जो यहां पर अलाउड है ना, जो चीजें अलाउ है उसी के लिए लोन प्रोवाइड करें, ना कि किसी भी चीज के लिए यहां पर. ठीक है. फोर्थ वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही है. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हमारी रॉन्ग है यहां पर. चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए. ये क्वेश्चन क्या कहता है, रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स एज पर द इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क इन द डायरेक्शंस. अगर हम किसकी बात करते हैं, यहां पर इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं एज पर द इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क इन द डायरेक्शंस. तो हियर आर 4 स्टेटमेंट. ओनली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स आर परमिटेड. सेकंड कहता है फॉर फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रीसेट जो टाइम पीरियड है वो 12 मंथ्स का रहेगा. रेफरेंस रेट फॉर फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट इज द ओवरनाइट अल्टरनेट रेफरेंस रेट फॉर द रेस्पेक्टिव करेंसी एंड स्वैप रेट्स कोटेड एंड डिस्प्लेड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर करेक्ट हो जाएगा. ए कहता है ओनली 3 and 4 करेक्ट है. बी कहता है ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. सी कहता है 2, 3, 4 करेक्ट है. डी कहता है 1, 2, 3 करेक्ट है. यहाँ और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, ध्यान से पढ़ना है. इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करना. लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं. तो हमारी जो 3 नंबर की स्टेटमेंट है, 4 नंबर की स्टेटमेंट है, दैट इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट और जो सेकंड है वो रॉन्ग हो जाएगी यहां पर. अब पहली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहां पर,
तो यहां पर ओनली शब्द यूज होने से रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि यहां पर फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट दोनों परमिटेड है ना। अगर हम किसकी बात करते हैं, जो फ्लोटिंग रेट है और जो फिक्स रेट है, दोनों के लिए परमिटेड है यहां पर, ना कि ओनली फिक्स रेट के लिए। उसके बाद में जो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट है, यहां पर फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट को हर 6 मंथ में, हर 6 महीने में यहां पर रीसेट करना है, ना कि यहां पर 12 महीने में। तो 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर, 6 महीने वाला। तो ये रोंग है, फर्स्ट रोंग है, सेकंड रोंग है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है यहां पर। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है आपने समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सो दैट सारे क्वेश्चंस अकाउंट में सेव हो जाएं। एंड इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी जितनी बेहतर होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकालने में आपको उतना ही यहां पर इजी होगा, आसान होगा, है ना। पहले प्रथम दृष्टया देखने पर, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस एकदम ऐसे लगेंगे बहुत हैवी, बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, ऐसा लगेगा कि कैसे आंसर निकालो इसका। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है तो हर स्टेटमेंट को आप पढ़ते जाएंगे, उसमें क्या मिस्टेक है आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। और जैसे जैसे आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, वैसे वैसे आप यहां पर क्वेश्चंस को सोल्व करते चले जाएंगे। तो पीपीबी की जो पेड क्लासेस है ना, डेली बेसिस पर आ रही हैं, वहां से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। पीपीबी की जो पेड क्लासेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्निंग में 8 AM पर पीपीबी की पेड क्लास आ रही है और इवनिंग में 7 PM पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम पर क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। तो अगर आपके पास जेआईबी का महापैक है तो उसमें ये क्लासेस आप देख सकते हैं। आज आपको 7 PM वाली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। इंस्टेंट बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जीआईबी के महापैक 2.2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके एनरोलमेंट करना अपना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, महापैक कहां से मिलेगा, अगर उसके वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करो, गूगल में सर्च कर लो अड्डा 24/7। जैसे गूगल में सर्च करोगे अड्डा 24/7, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन यहां पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में फिर एग्जाम कैटेगरी चूज कर लेना, जेआईबी सीआईबी। जेआईबी सीआईबी चूज करने के बाद में जेआईबी में 2024 चूज करना है। और अभी आपके लिए क्रैश कोर्स वाले बैच भी शुरू होने वाला है, क्रैश कोर्स 2.0, है ना। बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो बैच है 15 मार्च से 15 मार्च से शुरू होने वाला है ना। अभी 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा ये बैच। एएफएम का न्यूमेरिकल बैच भी 15 तारीख से आप सभी के लिए आ रहा है। और ये जो सारे बैच हैं आपको ये महापैक में आपको मिल जाएंगे। अभी रिवीजन पर्पस के लिए बैच आएगा, पावर पैक बैच आएगा यहाँ पर, वो सारे बैच आपको महापैक में मिल जाएंगे। तो जेआईबी के महापैक 2.0 के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर कभी कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो उस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज में 6-7 हजार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे एंड चारों पेपर के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे ई बुक्स की फॉर्म में। उसके बाद में मिनी मैराथन और महा मैराथन क्लासेस जो हैं वो एडवांस में ही आपको मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में यहाँ पर, ठीक है। और 6-7 हजार क्वेश्चन जेआईबी प्राइम टेस्ट पैक में फ्री में पाने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर एक स्पेशल कोड आपको टाइप करना पड़ेगा और कोड है Y195, ठीक है। Y195 कोड टाइप करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो 6-7 हजार क्वेश्चन आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ में ऑफर तो वैसे जो सेल ऑफर चल रहा था एक्सपायर हो चुका है, लेकिन ये कोड यूज करके देख लो, ये कोड बहुत स्पेशल रहता है सभी के लिए, Y195। क्या इससे आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिल रहा है, क्या डायरेक्टली 79% का डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर मिल रहा है तो 6-7 हजार क्वेश्चन भी साथ साथ आपको मिल जाएंगे फ्री में जेआईबी प्राइम टेस्ट बैक में। प्रैक्टिस करो अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझो, एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अब की बार ही जेआईबी क्लियर करना है, ठीक है। ये मान लो, ठान लो कि अब की बार ही जेआईबी का एग्जाम क्लियर करना है 100%। एंड अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में आपको कॉइन्स का ऑप्शन भी आ गया, कॉइन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो 300 रुपये और कम हो जाएंगे। तो लेस देन 6000 में जेआईबी का महापैक 2.0 आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।